आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के विद्या मंदिर के भैया बहनों का ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत। आज हम कक्षा 7 का हमारा अतीत भाग 2 सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है, जिसका पाठ प्रथम हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का भाग दूसरे का अध्ययन करेंगे। मतलब एक भाग पहले एक वीडियो हो गया, ये दूसरा वीडियो है। आज हम निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करेंगे: पांडुलिपियों की प्रतिलिपियाँ, नए सामाजिक राजनीतिक समूह, 700 से 1750 ईस्वी के बीच प्रौद्योगिक और अन्य बदलाव, राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का अवसर, कृषि, समाज, जाति, उपजाति में कैसे बंटा। अब पांडुलिपियों की प्रतिलिपियाँ। मध्यकाल में कागज सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के उपदेश, हिसाब, करों के खाते लिखने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, मठ, मंदिर पांडुलिपियों को इकट्ठा करते थे और इन पांडुलिपियों का पुस्तकालय या अभिलेखागार में रखते थे। उन दिनों छापेखाने नहीं थे, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। यदि आपको आपके मित्र के गृह कार्य की नकल उतारनी हो तो वह कितना कठिन काम है, क्योंकि कभी लिखावट समझ में नहीं आती तो मजबूर होकर अंदाज में लिखना पड़ता है। फलस्वरूप आपके लिखे हुए और आपके मित्र के लिखे हुए से कुछ अलग होते हैं, जैसे छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी ऐसा होता है। प्रतिलिपि बनाते समय लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य अदल बदल कर देते थे, उनका अंतर बहुत हो जाता था थोड़ा थोड़ा करके। सदी दर सदी प्रतिलिपियों की प्रतिलिपि बनती रही। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इस प्रकार से अलग अलग प्रतिलिपियां बनती गई तो अंत में एक ही मूल ग्रंथ था, उसकी अलग अलग प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे गंभीर समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती होगी, सब उनकी प्रतिलिपियां ही मिलती है। हमें बाद की लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। मूल लिखने वाले क्या लिखा था और इतिहासकारों के एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर पुराने मूल वृत्तांतों में संशोधन करते रहते हैं। अब हम पांडुलिपि और शिलालेख में अंतर का थोड़ा ध्यान करेंगे। पांडुलिपि ऐसा दस्तावेज जो से ताड़ के पत्तों, बुर्ज, वृक्ष की छाल, शिखर, कागज, चरमपत्र आदि पर लिखा गया हो, उसे पांडुलिपि कहते हैं। शिलालेख राजाओं द्वारा पत्थरों, गुफाओं, स्तंभों की दीवारों जैसी सतहों पर महत्वपूर्ण घटनाओं का उत्कीर्ण किया गया हो, ऐसी लिखित रचना को शिलालेख कहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 साल बाद 1358 में लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांतों की जानकारी ही नहीं थी। यह पुस्तकालयों के संग्रहालय में कहीं दबी पड़ी थी। अब है जियाउद्दीन बर्नी का नाम आया है, तो इसका थोड़ा बहुत इसके बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1285 में, वो मृत्यु 1359 में हुआ था। बलबन के समय में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कार्य किया था। इनकी प्रसिद्ध रचना थी तारीख़ फिरोज शाही। एक ये चित्र आपको जो दिख रहा है, यह एक आदमी है, एक व्यक्ति है जो एक लघु चित्र की प्रतिकृति है, जिसमें एक चित्र का देख कर दूसरा चित्र ही बना रहा है, जिसमें एक लिपिक किसी पांडुलिपि की नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेंटीमीटर इंटू 7.1 सेंटीमीटर है। इस छोटे आकार के कारण इसे लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख में आई पांडुलिपियों को स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर
इन चित्रों को पांडुलिपियों से अलग करने के बेचने लगे थे। इसमें कुछ चित्र दिए हुआ है। चित्र दूसरा, इसमें लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीकी लिपि और बाईं ओर से लिखी जाती थी और इसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं। फारसी अरबों की जानकारी के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। सिख लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह 700 से 1750 के बीच प्रौद्योगिकी और अन्य बदलाव। हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए भारी चुनौती रखता है। मुख्य रूप से इस कालखंड में अनेक तरह के परिवर्तन हुए हैं, जैसे सिंचाई में रहट का उपयोग होना। सिंचाई में पहले रहट का उपयोग नहीं होता था, उसके बाद रहट का उपयोग किया गया। कताई में चरखों का उपयोग और युद्ध में आग्नेयास्त्रों मतलब बारूद हथियारों का इस्तेमाल होना। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान आया, जैसे आलू, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ये विदेश जैसे जैसे भारत आए उनके साथ साथ ये इस प्रकार का खान पान में भी बदलाव आया। तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकियों और फसलों उन लोगों के साथ आए जो नई विचार को लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का काल रहा। इसमें ये रहट का चित्र दिया गया है, जिसके द्वारा जमीन के अंदर कुओं से पानी निकालकर सिंचाई की जाती थी। राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने का अवसर। इस युग में लोगों की गतिशीलता के कारण आना जाना बढ़ा। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड रोजगार के अवसर की तलाश में यात्राएं करने लगे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा अपना भाग्य गढ़ने के लिए मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा वह समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। 8वीं सदी से 14वीं सदी के बीच यह आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था। जो नाम है राजपूत शब्द है, ये आमतौर पर उन योद्धाओं के लिए समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा, सामंत वर्ग या सेनापति और सैनिक ही नहीं आते थे, बल्कि जो इस भारत उपमहाद्वीप के अलग अलग शासकों की सेना में सेवा करते थे, उन सब के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग होता था। कवि और चारण जाति के आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ मतलब लिपिक और मुंशी का कार्य करने वाली जाति आदि जाति समूह ने इसका लाभ उठाया। अब कुछ 3 चित्र भारतीय राजाओं के दिए गए हैं, जिसमें पहला है महाराजा छत्रपति शिवाजी। इनका जीवन काल 1630 से 1680 के बीच में रहा। ये भारत के एक बहुत बड़े न्यायप्रिय और लोकप्रिय शासक थे। पश्चिमी भारत में मराठा साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की और इन्होंने औरंगजेब से बहुत संघर्ष किया था। अगले 2 नंबर पर सूरजमल, जिन्हें सुजान सिंह नाम से भी जाने जाते हैं। इनका जीवन काल 1707 से 1763 में रहा। ये भरतपुर के जाट शासक थे। अगले है पंजाब प्रांत के शासक, शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध है और इनकी राजधानी थी लाहौर। अब कृषि समाज जाति उपजाति में बंटा कैसे। इस पूरे काल में जंगलों की कटाई बढ़ी और खेती का इलाका बढ़ा। यह परिवर्तन बहुत तेजी से हुआ। पर्यावरण में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषक के नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियों, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। जटिल समाज के अंग बन गए। कृषकों को कर देना पड़ता था और स्थानिक मालिक की सेवा करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर पड़ने लगा। किसानों के बीच सामाजिक और आर्थिक अंतर पड़ने के कारण क्या थे। कुछ के पास अधिक उपजाऊ जमीन थी, कुछ मवेशी पालक थे, कुछ खाली समय में दस्तकारी भी करते थे, जिसके कारण समाज में अंतर पड़ने लगा। लोग जाति उपजातियों में बांट गए और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा नीचा दर्जा मिलने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे, क्योंकि जिसका धीरे धीरे उनकी पृष्ठभूमि मजबूत हो जाती थी, उनका अच्छा व्यवसाय हो जाता था, तो उनको
उच्च जाति का दर्जा भी मिल जाता था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संशोधन का नियंत्रण है, उसके आधार पर उसके दर्जे बदलते थे। अपनी समस्याओं के निरावरण का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने नियम बनाती थी और नियमों का पालन बड़े बुजुर्गों की सभा करती थी, जिस सभा को जात पंचायत कहा जाता है। अब कुछ प्रश्न दिए गए। पांडुलिपियों की प्रतिकृति कैसे बनाई जाती थी? तो इसका उत्तर है, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलनवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगला प्रश्न दूसरा, नस्तलिक लिपि और शीर्षक लिपि क्या है? लिखावट के भिन्न प्रकार की शैलियां हैं ये दोनों। नस्तलिक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप से लिखे जाते हैं, जबकि शीर्षक लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। प्रश्न क्रमांक 3, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार कब लिखा? तो इसका उत्तर है, पहली बार 1356 ईस्वी में और दूसरी बार 1358 ईस्वी में लिखा। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 ईस्वी तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी तक नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 4, सन 700 1750 के बीच सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान किन नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं? तो उसमें सिंचाई में रफट का, कताई में चरखे का और युद्ध में आग्नेयास्त्रों, बारूद वाले हथियारों का इस्तेमाल होना नई प्रौद्योगिकी के दर्शन है। प्रश्न 5, सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान खान पान में क्या क्या बदलाव आया? तो उसमें आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के काल भी रहा है। राजपूत समुदाय से क्या आशय है? यह शब्द राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ग होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत कौन आते थे? इसके अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। प्रश्न 8वां, राजपूतों की आचार संहिता प्रबल, पराक्रम और स्वामी भक्त का गुणगान कौन करते थे? तो ये गुणगान कवि और चारण करते थे। सन 700 से 1750 के बीच हजारों वर्षों के दौरान राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसर या लाभ किन समूहों ने उठाया? तो मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति आदि समूहों ने लाभ उठाया इसका। प्रश्न क्रमांक 10, पर्यावास से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा किस आधार पर दिया जाने लगा? 11वां प्रश्न है। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। प्रश्न क्रमांक 12, जाति पंचायत किसे कहा जाता था? जात पंचायत या जाति पंचायत किसे कहा जाता था? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। प्रश्न क्रमांक 13, दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 ईस्वी की संस्कृति प्रशस्ति में क्या प्रशंसा की गई है? प्रश्न 13वां था, दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन, जिन्होंने जीवन काल था 1266 से 1287, इनकी प्रशस्ति थी संस्कृत प्रशस्ति। उसमें क्या प्रशंसा की गई है? तो एक विशाल साम्राज्य का शासक जो पूर्व में बंगाल, गोड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता
था।